स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। तो टीम, कैसा लगा आपको लास्ट क्लास? मुझे कमेंट करके बता देना। और लास्ट वीक तो हम लोग मिले ही नहीं थे क्योंकि मैम की तबीयत खराब थी। अभी भी आवाज में थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि हाँ मैम की आवाज बैठी हुई थी, है ना। लेकिन अब तो ठीक है, अब बढ़िया मजे से पढ़ेंगे। तुम लोगों के टेस्ट भी चल रहे हैं, तुम लोगों के अलंकार पूछे गए हैं, कोर्स बी में समास पूछे गए थे। तो कैसे गए हैं तुम लोगों के टेस्ट, ये भी मुझे बता देना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो बुक है क्षितिज, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, हमारी रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी अभी रखूंगी। अभी यार आराम से पढ़ो, अभी आप इतनी टेंशन मत लो कि मैम कैसे होगा, सिलेबस हमारा पीछे ना हो जाए ना, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ आपका अक्टूबर स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। भले मुझे आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े। अभी तो मौसम भी ऐसा चल रहा है कि तबीयत खराब हो जाती है ना। तबीयत खराब हो जाती है। तुम लोग तो अपना ध्यान रखना, स्पेशली देखो तुम लोगों को तो पेपर देने हैं, मैम को तो पढ़ाना है, लेकिन तुम लोगों की ज्यादा इसमें योगदान रहने वाला है। तो क्यूटीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बता दो तुम लोग भी कैसे हो। काश मैं तुम लोगों को लाइव देख पाती, मेरा बहुत मन करता है तुम लोग लाइव होते, कितना मजा आता है। जैसे मैं 9th क्लास में जब लाइव पढ़ाती हूँ, मजा ही आ जाता है, एनर्जी अपने आप आ जाती है। जो लोग कहते हैं मैम लो एनर्जी, भाई लो एनर्जी कुछ नहीं होती। मैं उतनी ही मेहनत से पढ़ाती हूँ, वो तुम लोगों को फील हो जाता होगा। वो कहते हैं ना बाई वारी थी, तो वो वाइब आती होगी तुम लोग को, गारंटी से आती होगी। उससे पहले मैं वही वाली जो चीज हम करते हैं कि क्या है, वी आर द बेस्ट टीम, वी आर द बेस्ट टीम। मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। मैं तुम लोग की सारी बातें मानती हूँ, है ना। लास्ट क्लास में तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम लोग मुझे ऐसी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सजेशंस देते रहा करो, ठीक है। वी आर द बेस्ट टीम। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय, कि नेताजी का जो चश्मा है वो चैप्टर लिखा किसने है। उसके बाद देखेंगे नेताजी के चश्मा को लाइन टू लाइन तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसको संक्षेप में जानेंगे, मतलब शॉर्ट स्टोरी उसकी जान लेंगे कि इसमें है क्या। उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न लगाए करेंगे जो तुम्हें खुद करने हैं पोल करके। उसके बाद हम करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न आपके PYQ भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो इनको जब यहाँ पे पढ़ने के बाद खुद से भी बेटा पढ़ लिया करो, बहुत जरूरी है वो। तो कंप्यूटर जी, सबसे पहले तो मैं राइटर के बारे में बता दूं। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा लिखा किसने है बेटा? स्वयं प्रकाश ने। आपके पेपर में कभी भी राइटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा लिखा किसने है। नेताजी का चश्मा पाठ या कहानी किसने लिखी है? तो स्वयं प्रकाश। कमेंट में लिखो स्वयं प्रकाश। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है बेटा? क्लास का क्लास में याद करके जाओ, बात के लिए मत बैठो, क्योंकि हिंदी है, तुम लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हो। अगर टाइम दे रहे हो तो ढंग से दो, है ना, बिल्कुल ढंग से दो। थोड़ा बहुत कफ है, बाकी ठीक है मैम। लेखक का परिचय, स्वयं प्रकाश जी। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इंदौर से कोई और भी है क्या? इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने राजस्थान में बिताया। वे अपने जीवन के अंतिम समय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहने लगे। मतलब इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, फिर जॉब करने लगे कंपनी में। उसके बाद ये भोपाल आके रहे जब ये रिटायर हो गए, और उनकी चर्चा कुशल कथाकारों में होती है। मतलब ये बहुत अच्छी कहानियां लिखते थे। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कार से भी जुड़े रहे। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहले सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनका निधन 2019 में हुआ था। 2019 अभी
समझ रहे हो? अभी तो नहीं, बहुत साल हो गए हैं। मुझे लग रहा है जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मुझे वही आ जाता है कि अरे 2019 तो अभी था। ऐसे ही तुम लोगों के अभी साल निकलेंगे जब तुम लोगों का 10th होगा। 10th के बाद 11th 12th कैसे निकलेगी तुम्हें पता नहीं लगेगा। अब हम चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, तो अपने पास किताब भी रख लो। किताब रखना इसलिए जरूरी है, जब मैं जो कठिन वर्ड बताऊं आप वहीं पे उसको नोट डाउन कर लो। दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम अभी पढ़ लोगे बाद में तुम्हें याद नहीं रहा। बच्चे मैं गारंटी देती हूँ तुमने एक बार पढ़ रखा होगा, एक बार पढ़ रखा होगा ना तरीके से, तुम्हें दोबारा उसको उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कहानियां हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ना भी इसको, अगर तुम ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, हटा दो। क्या करो, इसको स्पीकर मतलब थोड़े से वॉल्यूम तेज करके सुनो, मम्मी पापा को भी सुनाओ, बैठ जाओ एकदम और ये समझो तुम्हें कोई कहानी सुनाई जा रही है और सुन रहे हो तुम। तुम्हें पूरा समझ आएगा। तुम्हें अभी लगेगा कि मुझे टफ लग रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, अपने सीनियर से जाके पूछना, उन्होंने भी इसी तरीके से पढ़ा था लास्ट टाइम पे जिसने कुछ नहीं पढ़ा था, उन्हें इसका जो रिजल्ट है वो पेपर में देखने को मिला। तो भागना मत मेहनत करने से। आप क्या करेंगे, हम पहले समरी जानेंगे। समरी कैसे, वही डायग्राम बना के जो मैं बताती हूँ। तो देखो तुम लोग भी ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। मैं तुम्हें अभी नोट्स बनाना भी सिखा रही हूँ। अब ये लिखा मैंने, नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेताजी का चश्मा। इसमें ना तुम्हें 4 कैरेक्टर याद रखने हैं, 4 कैरेक्टर तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक चौराया है, चौराहे पर मूर्ति बनी है, चौराहे पर मूर्ति बनी है, वो भी किसकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, ये मूर्ति बनी है इनकी। अब तुम्हें किसको याद रखना है, एक है पान वाला और एक है बेटा हालदार साहब और एक है बेटा लंगड़ा। तो इसकी जो एक टांग है वो बड़ी कर देंगे, एक छोटी कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिखो कौन कौन है। एक है हमारे हालदार साहब, हालदार साहब। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ये हालदार साहब है। दूसरे बेटा ये रहा पान वाला, मोटा आदमी है ये, पान वाला, इसको मोटा बनाना चाहिए था, पान वाला। और ये है कैप्टन। ये 3 लोगों को तुम्हें याद रखना है। एक और आदमी है जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, उनका नाम है मोतीलाल। ये मास्टर है ड्राइंग के, मोतीलाल, इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। अब कहानी क्या है ये सुनो तुम। जो हमारे हालदार साहब जी हैं, हाँ ये मूर्ति भी लिख लो, किसकी है ये मूर्ति, मूर्ति किसकी है बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र जी की, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, मूर्ति किसकी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो अब एक चीज तुम्हें क्या याद रखना, हाँ ये मूर्ति किसकी बनी है, मूर्ति बनी किसकी है, संगमरमर की, संगमरमर की। ये जो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी तुम्हें अगर चीज समझ में आ गई तो तुम्हें देखो कहानी भी बहुत अच्छी समझ में आएगी। अब तुम्हें क्या करना ना, ये अपने कॉपी में भी बनाते जाओ, मेरे साथ बनाते जाओ। 4 चीजें तुम्हें समझ में आई, कहानी देखो तुम्हें कैसी याद होगी। ये रहा हालदार साहब, ये रहा पान वाला, ये रहा कैप्टन, और एक कस्बा है। एक क्या है, कस्बा है। कस्बा क्या होता है बेटा, टाउन। क्या होता है बेटा, टाउन। एक टाउन है, टाउन में बीच चौराहे पर, चौराहे क्या होता है, जहां पे 4 रास्ते जाते हैं। तुम्हारे शहर में भी कोई चौराहा हो जो बहुत फेमस हो, लिख के जाना। तो यहाँ पर चौराहे पर एक मूर्ति बनी है, और वो मूर्ति किसकी है बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। और मूर्ति को बनाने वाले जो हमारे कारीगर तो उन्हें मिले नहीं, तो उन्होंने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से ये मूर्ति बनवाई है। और ये मूर्ति किसकी बनी है बेटा, संगमरमर की बनी है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारे हालदार साहब हैं वो 15वें दिन, मतलब महीने में 2 बार, हर 15वें दिन वो कस्बे के चक्कर लगाते हैं। और जब वो कस्बे का चक्कर लगाते हैं तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब दिखता है चौराहे पर। क्या, कि नेताजी की मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन उस पे लगा जो चश्मा है वो रियल है। कभी वो गोल हो जाता है तो कभी वो चौकोर हो जाता है। तो उन्हें ना एक दिलचस्पी जगी, क्यूरियोसिटी आई उनके अंदर कि क्या बात है, मतलब मूर्ति नकली, चश्मा असली, ये क्या, मतलब बढ़िया तरीका निकाला इन लोगों ने, बढ़िया जुगाड़ निकाली है।
चलो एक बार देखा, 2 बार देखा, अगले एक बार तो वो पान खाने के लिए, मतलब रोज ही रुकते थे, जब भी आते थे पान खाने के लिए वो पान वाले के पास रुके और पान वाले से पूछ ही लिया उन्होंने कि क्या बात है, मूर्ति नकली है, चश्मा असली है, ऐसा क्यों? तो कहता है पान वाला कि अरे वो एक कैप्टन है, वो लगा देता है। तो भाई उनको जो हमारे हालदार साहब है उनको कैप्टन के लिए बहुत सम्मान आ गया कि बताओ आज के समय में भी इतने बड़े देशभक्त हैं जिनको नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती। तो उन्हें मतलब बहुत अच्छा लगा कि कितनी बढ़िया बात है, और कैप्टन सुन के तो उन्हें ये लगा पक्का ये नेताजी की आजाद फौज का होगा या क्या पता कोई सिपाही होगा पहले का, अब रिटायर हो गया होगा। फिर आगे बोला कि वो चश्मे वाला है, पान वाले ने बताया कि वो चश्मे वाला है। तो अब और उनके अंदर जानने की इच्छा हुई कि अच्छा और क्या है, तो वो पूछते हैं कि ये कहीं मतलब उनके टीम के थे या फिर कोई सिपाही थे। तो ये उसका मजाक बना के बोलता है। पान वाला वैसे भी एक मोटा आदमी है, जब मोटे लोग हंसते तो पेट नहीं उनका हिलता है ना, जब वो हंसते हैं तो वो ऐसे हंसते हुए बोला पान थूक के, कहता है अरे भाई साहब वो क्या कैप्टन सेना में जाएगा, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा। और यहाँ पर वो उसके लंगड़ेपन का भी मजाक बनाता है जो कि नहीं करना चाहिए नॉर्मल भी, है ना। तो वो ये क्या करता है, कैप्टन का मजाक बनाता है उसके लंगड़ेपन का, ये लंगड़ा है, उसको बुरा लगता है। फिर ये चले जाते हैं, ठीक है। मतलब वहीं से कैप्टन आ रहा होता है तो कहते हैं वो आ गया, आप उसी से पूछ लो अब चीजें, अभी कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता था पान वाला। तो वो लंगड़ा कैप्टन आते देखकर उनके अंदर लगता है अरे ये सही में लंगड़ा है। उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि इसकी तो पक्का कोई दुकान होगी बढ़िया, लेकिन ये क्या, ये तो ऐसे ही बूढ़ा मरियल सा आदमी है, हाथ में अटैची है और डंडा लेके नहीं चश्मे टंगे रहते हैं, वो लेके आ रहा है। तो ये जो मूर्ति बदलने का कारण भी पूछता है, उसे तो बताता है कि ऐसा होता है कि जैसे कोई ग्राहक आया और उसे मूर्ति पर लगी जो चश्मा है वो पसंद आ गया, तो वो कहता है वो उसको ले लेता है और नेताजी से माफी मांग के उन्हें दूसरा चश्मा पहना देता है। तो देखो इसमें उसकी मार्केटिंग भी हो रही है ना, उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, जैसे आजकल लोग इन्फ्लुएंसर्स करते हैं काम, है ना। यहाँ पर मूर्ति उसका किसका काम कर रही थी, मार्केटिंग का काम कर रही थी। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अगर सोचने वाली बात है, अगर सोचा जाए तो हो ही रहा है। फिर क्या होगा, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से वो चक्कर लगाते रहे 2 साल तक। उसके बाद एक दिन वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, और मूर्ति पर जब चश्मा नहीं होता है तो वो पान वाली दुकान पर रुकने का बोलते हैं। तो देखते हैं वहां पर उस दिन पूरे कस्बे की दुकानें बंद थी। तो वो चले जाते हैं। अगली बार जब वो आते हैं तो वो पूछते हैं पान वाले से कि आजकल कैप्टन चश्मा नहीं लगा रहा है। तो जो पान वाला उस दिन मजाक बना रहा था उसका, आज वो परेशान होकर दुखी होकर बोलता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं किनारे किनारे आंखों के। तो कहता है कि साहब कैप्टन नहीं रहा, मतलब कैप्टन मर गया। और इससे ये भी पता चलता है कि पान वाला मतलब उसकी जो वो थी ना, नेचर था, वो बदल जाता है, अच्छा भी बन जाता है, उसको बुरा भी लगता है उसके लिए, कैप्टन के लिए। फिर जो हालदार साहब है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उस कस्बे में नहीं रुकेंगे चौराहे पर। लेकिन अगले ही दिन, मतलब अगले ही 15 दिन बाद जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं, अपने कैप उससे बोलते हैं ड्राइवर से, रोको रोको, बहुत स्पीड में रोको रोको। जब गाड़ी एकदम स्पीड में जा रही हो, एकदम तो बोल दो स्टॉप, तो एकदम वो क्या कर जाती है, आवाज नहीं आती, एकदम फिसल के जाती है, उसको कुछ बोलते हैं ना, तो वो होता है। और वो उतरते ही देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है। सरकंडे की लकड़ी होती है, बच्चे खेलते हैं इसमें, मेरे दोस्त खेलते थे बचपन में। तो उसका चश्मा लगाया, उन्हें आश्चर्य होता है कि ये कैप्टन तो रहा नहीं। फिर ये मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया, देखते हैं बच्चों ने लगाई थी। तो कहते हैं आज भी हमारे देश के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर देशभक्ति बची हुई है। और यहीं पर ये जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आया। मैंने तुम्हें पहले ही पूरी कहानी बता दी, अब बस तुम ऐसे ही बना लेना कि ये कैप्टन है, ये पान वाला, ये हालदार साहब है, ये संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, किसकी बनी है, नेताजी सुभाष चंद्र जी की बनी है। ये मोतीलाल जी ने बनाई थी, जो कि ड्राइंग मास्टर थे उस कस्बे के। ठीक है, अब इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मैं हर पैराग्राफ को पढ़ाऊंगी, उसके कठिन वर्ड्स बताऊंगी, और उसके बाद ये भी बता दूंगी पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। डन, जिससे तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है वो और भी अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, हालदार साहब को हर 15वें दिन, कितने दिन बेटा, 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा
जैसे नगर से मतलब जो कस्बा होता है वो गांव से बेहतर होता है, वहां पर नगर पालिका होती है, जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका होती है। ठीक है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान है और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में अधिकतर एक ही बाजार होते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, गांव के भी जो लोग हैं, उस कस्बे में आकर शॉपिंग कर सके। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था। अब ये देखना तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है कि उस कस्बे में क्या क्या था। तो देखो, पहले कहते हैं कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, ठीक है, एक लड़कियों का स्कूल है, बढ़िया, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी है, 3 चीजें हो गई, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है, लो 2 सिनेमा घर भी है, एक ठो नगर पालिका भी है, एक नगर पालिका भी थी। अब देखो कितनी चीजें हो गई, टोटल गिनो कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 और 5, 5 चीजें हैं। अब ये ना प्रश्न भी बन सकता है उस नगर में क्या क्या चीजें थी मैं पता चल गया कि 5 5 चीजें तुम्हारे उस वहां पर कस्बे में थी। क्या क्या था, अब ये देखो तुम, पहला लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल था, एक लड़की का स्कूल था, और क्या था, एक कारखाना था सीमेंट का, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 सिनेमा घर थे, 2 एयर सिनेमा घर थे, और एक क्या था बेटा, एक था नगर पालिका। एक प्रश्न भी बन गया और उसका उत्तर है ये, एक नगर पालिका। 1 2 3 4 5, 5 चीजें थी उस नगर में। बाजार भी था, हाँ है ना, एक बाजार भी था, बाजार भी लिख लो। मतलब ये चीजें जो मेन दी गई है, तुम बाजार भी लिख सकते हो अलग से, ठीक है, बाजार भी था। अब क्या है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। नगर पालिका का काम होता है उस कस्बे की देख रेख करना, ठीक है, वहां पर चेयरमैन बनते हैं। जैसे जहां से मैं हूं, हमारा टाउन है, हमारे टाउन में चेयरमैन बनते हैं। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी जाती, तो कभी कुछ पेशाब घर टॉयलेट बनवा दिए जाते, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी जाती, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया जाता। तो पहले वाले पैराग्राफ में बेटा हवलदार साहब के बारे में बताया गया है कि वो एक कस्बे से निकलते हैं, फिर उस कस्बे के बारे में बताया गया है कि वो कस्बा कितना सा है, वहां पर क्या क्या है, वहां पर एक आध पक्के मकान है, बाजार मिल जाएगा आपको एक, और ये 5 चीजें मिल जाएंगी, लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। अब नगर पालिका है तो नगर पालिका का काम क्या है, उस कस्बे की देखरेख करना। तो कभी वो सड़क बनवा देगी, कभी टॉयलेट बनवा देगी, कभी कबूतरों की छतरी की कबूतर धूप में ना बैठे, नीचे बैठते रहे, तो ये इतनी सारी चीजें वो करवा, कभी 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 सम्मेलन भी करवा दिया, है ना। अब क्या है, इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने, उत्साही बोर्ड मतलब क्या है, जो ऐसे काम करवाते रहते हैं जिससे नगर में थोड़ी सी क्रांति बनी रहे, है ना। जैसे अब कभी चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति बनवा दी, तो कभी सुभाष चंद्र बोस की बनवा दी, कभी चंद्रशेखर आजाद की बनवा दी। तो उत्साही बोर्ड मतलब जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड, साहसिक वाले काम करते हैं। या प्रशासनिक अधिकारी मतलब जैसे जो डीएम वगैरह होते हैं, जो काम करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा होती है बेटा मूर्ति जो लगी हुई है। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके ही एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये कहानी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जो शहर का मेन बाजार है उसके चौराहे पर जो मूर्ति लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसकी हम कहानी पढ़ने वाले हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत होता है बेटा पैसा। मूर्ति बनवाने के लिए जो पैसा लगता है उसको लागत बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो पैसा। अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह मतलब होता है बेटा बोर हो जाना वाला। क्या हो जाता है बेटा, 1 सेकंड पानी पी लो मैं। बोर हो जाना कि बजट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है,
तो आलस में वो टाइम निकाल दिया जाता है ना, कि देखा जाएगा, हो जाएगा। तो इनके पास तो एक पैसों की कमी हो रही है, बताऊंगी अभी। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब इसमें पहले क्या बता दिया, पहले पैराग्राफ में बताया गया कि ये कहानी हम किसकी पढ़ने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस की। और दूसरे में क्या बताया है बेटा, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मूर्ति बनवाने के लिए जो बनवा रहे थे प्रशासनिक अधिकारी, वहां के जो लोग बनवा रहे थे, उनके पास बजट कम पड़ गया, पैसे इतने, लागत इतनी थी नहीं, है ना। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे कि हमें मूर्ति बनवानी है, बजट दे दीजिए, तो हो नहीं पाया। लेकिन उन्हें मूर्ति तो बनवानी ही बनवानी थी, तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, समय अवधि होने पर उन्होंने क्या किया, किसी स्थानीय, मतलब वहीं के उस कस्बे के किसी स्थानीय कलाकार, जो कलाकार मतलब जो मूर्तियां बनाता है या ड्राइंग करता है, उसी से बनवाने का निर्णय किया कि पैसा भी कम लगेगा और मूर्ति भी बन जाएगी। और अंत में कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किससे मूर्ति बनवाई थी, कस्बे के इकलौते हाई स्कूल इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का, मतलब कंप्लीट करने का, पूरा करने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी। 2 फुट कितनी थी बेटा, 2 फुट मूर्ति होगी ये, ठीक है, 2 फुट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो लेखक है वो बात बता रहा है कि वहां की, पहले वहां की बात बता रहा है, कहा कि कस्बे की, कि वहां पे जो मूर्ति बनी थी वो कैसी होगी। तो अभी ये सिर्फ कहानी चल रही है, जिसे कहते हैं बस्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और सुंदर भी थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कमसिन मतलब बहुत चमकदार, सुंदर, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाले नारे उनको याद आ गए। एक सेकंड रुकना बच्चा। हाँ, चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, यह देखते ही खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यहाँ पर मोतीलाल जी ने बढ़िया मूर्ति बनाई, कमसिन बहुत सुंदर थी, कमसिन मतलब बहुत सुंदर भी थी, है ना, फौजी वर्दी वो पहने हुए थे। तो मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा था दिल्ली चलो और कौन कौन सी चीजें, तुम मुझे खून दो, इस तरीके के डायलॉग लोगों को याद आ जाते। तो एक तरीके से बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा कार्य किया था, एक बहुत साहसिक कार्य भी उन्होंने किया था, ठीक है। और मतलब मूर्ति उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन मूर्ति पर बस चश्मा नहीं था, यही एक उस पर कमी थी। अब देखो, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, पहले चौड़ा लगा है फ्रेम, मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, लक्षित मतलब देखा, गौर किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मतलब आश्चर्य भरी और क्यूरियोसिटी वाली, आश्चर्य और एक क्यूरियोसिटी वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी अच्छा है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा तो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी एक बार देख लिया, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, बहुत काबिले तारीफ है। कहा जाना चाहिए कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं। यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है बेटा, जब वो पहली बार कस्बे में निकले तो उन्होंने जब मूर्ति पर रियल चश्मा देखा तो उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, उस कस्बे के बारे में, लोगों के बारे में सोचा कि वाह कितने बढ़िया लोग हैं इस कस्बे के, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने पर उसे असली चश्मा लगा दिया। मतलब ये लोग भी बहुत बड़े देशभक्त हैं, अभी उनके लिए बहुत अच्छी इमेज बन गई है। उन्होंने तो ये जो कठिन कठिन वर्ड है वो बता दिए, इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना, नहीं आया तो बता ही देती हूँ मैं। देखो, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बड़े गौर से देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर दोबारा कौतुक भरी उनके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब एक तो इंटरेस्ट है कि क्या बात है इसके पीछे, क्यों उन्होंने पहनाई होगी इसको, और दूसरा शौक हो गया, वाह
क्या आइडिया है, क्या गजब आइडिया लगाया इन लोगों ने। फिर उनकी तारीफ मतलब गाड़ी में जब वो जा रहे थे जीप से कस्बे से निकल के, तो उन्होंने सोचा कि कस्बे के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत देशभक्ति है इनके अंदर, उस भावना का। अब कह रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली, क्या बोली है बेटा, कि महत्व मूर्ति के रंग रूप व कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। अब मुझे ये बताओ, जो हालदार साहब थे वो कितने दिन में कस्बे से गुजरते थे, कितने दिन से? ये तुम्हें आंसर बेटा कमेंट में लिख के जाना है, कितने दिन में कस्बे से निकलते थे, कितने दिन में। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा तो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब उनकी आंखों पर कैसा चश्मा लगा था बेटा? गोल चश्मा लगा था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। अब जानने की इच्छा उनकी और हुई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, दुर्दमनीय मतलब सहन से बाहर, अब उनसे रहा नहीं गया, उनसे सहा नहीं गया, तो वे पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया। यहां लिख लो, दुर्दमनीय मतलब सहा नहीं गया, सहा नहीं गया, ठीक है। अब उन्होंने फिर पूछ ही लिया। कितने बार निकले हैं उन्होंने, पहली बार में नहीं पूछा, कई बार जब निकले तब पूछा उन्होंने, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में तो पान ठुसा था और वह एक काला मोटा, देखो कैसा आदमी था, एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, तौंद मतलब उसका जो पेट है, क्योंकि मोटा है, काला और खुश मिजाज आदमी है, काला मोटा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए। ये पूछे जाते हैं पेपर में कि जो हमारा मिठाई पान वाला था उसकी वेशभूषा बताओ, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि वो एकदम काला मोटा, ठीक है, देखो काला मोटा, तीसरा खुश मिजाज आदमी था। तुम्हें तीन चीजें तो पता ही चल गई, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे बनते। खुश मिजाज आदमी था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी ये होती है बत्ती सी, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने बता दिया ये कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक मतलब कोई कस्टमर आ गया, ग्राहक मतलब यहाँ पर कोई कस्टमर आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए। अब उसको खड़े होना था, तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया या उधर दूसरा बैठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे बुरा लगता है वो बिना चश्मे की होती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। वो कह रहे हैं कैप्टन को ऐसा लगता है कि अगर नेताजी मूर्ति नहीं लगाएंगे तो उनकी आंखें दर्द होने लगेगी, उन्हें दुविधा होती है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों, अभी ये सब सोच रहे हैं, अभी उन्हें पता नहीं, वो सब सोच रहे हैं, फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जरूरत होती है, उसको वैसे ही लेनी होती है, जरूरत या डिमांड है ना, डिमांड होती है। तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी दूसरा फ्रेम उसको लौटा देता है। तो यहाँ पर बात समझ गए क्या हो रहा है? अभी ये सारी बातें वो सोच रहे हैं, जितने उन्होंने पान वाले से बातें की उससे उन्हें जितनी बातें समझ में आई वो चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि कैप्टन मतलब कैप्टन को बुरी लगती होगी मूर्ति, और जब कोई ग्राहक आता होगा तो वो नेताजी से क्षमा मांगता होगा और दूसरा फ्रेम लगा के वो उसको बेच देता होगा। तो इस तरीके की बातें उन्हें समझ में आई। अब क्या है, वाह भाई क्या आइडिया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब उन्होंने ये भी पूछ लिया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया कि जो हमें असली लगाने पड़ रहे हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद फिर थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक,
पान में ना कत्थी की डंडी लगती है, ठीक है, ऐसे ऐसे पान में लगाते हैं, जिसने देखा होगा, जिसके आसपास दुकान होगी, है ना, वो खई के पान बनारस वाला, वही वाला पान ऐसे ऐसे लगाते हैं, देख लेना नहीं देखा है। फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब जो मुंह में उसने भरा था पान उसको थूका, और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। मतलब वो इमोशनल हो गए। बताओ क्या आदमी है भाई, कितना प्यारा आदमी है। अब तुम लोग पान वाली बात पे तो नहीं अटक गए हो, कहीं पान कहीं सोचने लगे हो, है ना, कहीं के पान बनारस वाला। काश तुम लोग लाइव होते, मजा ही आ जाता। यानी ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का ही एक अध्यापक था। तो देखो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मजेदार बात थी, मास्टर बनाना भूल गया, ये हंसने वाली बात थी। और दूसरी बात ये कि बताओ यार, मेन जो चीज थी चश्मा वो नहीं लगाए, तो वो इमोशनल भी हुए। अब पता चल गया किसने मूर्ति बनाई थी, मोतीलाल। किसने बनाई थी बेटा, मूर्तिकार मोतीलाल ने। बेचारे में महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। वो सोच रहे हैं कि मोतीलाल को इन्होंने बोला होगा कि 1 महीने में आपको मूर्ति बनानी है, नहीं बना पाई है, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में बना दी होगी मूर्ति, बना भी लेनी होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, उन्हें पत्थर से क्या पता चश्मा बनाना नहीं आ रहा। ये सारी बातें ओवर थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि क्यों असली वो चश्मा लगाना भूल गया होगा मोतीलाल। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी वो असफल रहा होगा चश्मा बनाने में, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इतनी सारी बातें उन्होंने ओवरथिंक कर ली। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र, अजीब सा और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, फिर रुके। मतलब उन्हें कैप्टन के देशभक्ति पर बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि बताओ अभी भी ऐसे लोग हैं। देशभक्ति पर नतमस्तक उन्होंने, मतलब उन्हें नमस्कार किया और जीप की तरफ चले, और फिर रुके और पीछे मुड़े। पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे, मतलब अभी भी उन्हें एक क्वेश्चन रह गया था, और नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब ये चीज वो पूछने गए थे। क्या आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यहाँ पर वो उसके लंगड़ेपन का मजाक बना रहा है, जो कि गलत है। मजाक तो किसी का नहीं बनाना चाहिए, और किसी भी चीज के लिए नहीं बनाना चाहिए। पागल है वह, पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो। इनको बुरा लग गया कि कैप्टन की साहब इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं, तो कह रहे साहब जाओ जाओ उसी से पूछ लो, उसका फोटो वोटो खिंचवा देना, न्यूज़पेपर में छपवा देना, है ना, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, और मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गया, एकदम शौक रह गया कि वह एक बेहद मुंह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, एक छोटा सा संदूक होता है बैग, ये जो टंगा है, ठीक है, और हाथ में एक बांस टंगे बहुत सारे चश्मे अभी अभी एक गली से निकला था, और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, जो बेंडर नहीं घूमते अपने आप, वो काम करता था वो। तो कैप्टन को, अब साहब को और भी बुरा लगा, हालदार साहब को। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। वो पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पालवाने ने साफ बता दिया कि वह अब इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो तुम्हें इतने में ये भी पता चल गया कि जो हमारे कैप्टन था वो कैसा था। एक तो बेहद, अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, बेहद बूढ़ा मरियल आदमी था, है ना, मरियल आदमी था। दूसरा बेटा, सिर पर गांधी टोपी थी, सिर पर गांधी गांधी टोपी थी, और हाथ में एक, और एक संदूकची थी उसके पास।
और क्या थे, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे। ये उसके पता चल गई वेशभूषा तुम्हें, ठीक है। अब चले गए 2 साल तक, पूरे 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, तो कभी धूप चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला गोंगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, खुशी के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी या कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। तो जब मतलब 2 साल तक तो वो लगातार देखते रहे उस पर मूर्ति पर लगे चश्मे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होता और वो देखते कि पान वाले की दुकान भी बंद है और चौराहे पर भी जितनी दुकानें हैं वो भी बंद है। तो क्या बात थी, यहाँ पर कैप्टन मर चुका है। हालदार साहब ने पान खाया और जब वो अगली बार आए, हाँ नहीं था, हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर झुकाकर अपनी धोती से अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इस चीज से तुम्हें क्या पता चलता है कि ये भी एक इमोशनल भावुक आदमी है ना, चाहे उसकी कितनी बुराई हो लेकिन वो एक भावुक आदमी तो है। जब वो कैप्टन के बारे में बता रहा है कि वो मर गया है तो वो रोने लगा है ना, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे देकर जीप में बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, कौम मतलब इस समाज का, इस जाति का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ, होम होम मतलब जैसे होम नहीं करते हैं पूजा पाठ, ऐसे आगी में डालते हैं हम होम, वो होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और वो दुखी हो गए, कह रहे हैं आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो लोग हैं ऐसे लोगों पर हंसते हैं जो अपनी जिंदगी पूरी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ देश के लिए दांव पर लगा देते हैं, लोग उनके ऊपर हंसते हैं। तो ये तो बहुत दुखित होने वाली बात है ना। जैसे तुम्हारे आसपास कोई सिपाही होगा तो देखो कुछ भी हो, वो इतना कोई नहीं करेगा अपने देश के लिए, वो खड़े अपनी फैमिली से दूर हमें बचाने के लिए। तो उनका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, और तुम्हारे आसपास कभी हो तो तुम वो बहुत रिस्पेक्ट से उन्हें जगह भी दो, है ना। क्या होता है फिर आगे देखो, 15वें दिन बाद फिर उसी कस्बे से जब वो गुजरे तो कस्बे से घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली क्या है बेटा, हृदय स्थली जो पूरे गांव का जो सेंटर होता है वो उसकी हृदय स्थली हो जाती है। सुभाष की प्रतिमा अब अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, उन्हें पता चल गया कि कैप्टन मर गया है। अब वो सोचते हैं कि अब देखो मूर्ति पर चश्मा भी नहीं होगा तो मैं अब पान भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा जब वो बिना चश्मे की मूर्ति को देखेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो वहां पर नहीं रुकेंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चौराहे पर नहीं रुकेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे और रोके, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा तो रास्ता चलते लोग देखते रह गए। रोको रोको, एकदम जा रही थी सोया, भाई रोको रोको रोको, क्या होगा, क्या देखा होगा इन्होंने। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके लपके मतलब दौड़ के गए। अरे भाई कौन क्या है, मतलब कुछ तो उन्होंने देख लिया ऐसा, क्या है, उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन, अब अटेंशन तो पता होगा ना कैसे, ऐसे अटेंशन की भूमिका में खड़े हो गए। क्या बोलेंगे, मूर्ति की आंखों पर सर कंडे का बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। और तो देख रहे हो उनकी आंखें भर आई, और यहीं पर आपका चैप्टर दी एंड हो जाता है। समझ आया, आज तो आसान था, ठीक है। अटेंशन ऐसे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, तुम लोग भी कर लो।
तो बढ़िया था, मतलब आपको इसमें देशभक्ति के बारे में पता चलता है। एक इंसान कि आपको कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, कभी भी नहीं मत उड़ाओ, हेल्प कर दो दूसरों की। अब देखो, अब हम कर लेते हैं प्रश्न। प्रश्न कैसे? सबसे पहले होंगे आपके एमसीक्यूज, इनको आपको क्या करना है, पॉज करना है और आप खुद इनको करोगे, ठीक है, खुद करोगे। हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का जो अनुमान लगाया, उनमें से कौन सा सही नहीं था? उन जो अनुमान लगा रहे थे वो गैस कर रहे थे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, पढ़ो। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती होगी, उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए उपयोग लगती होगी, उसे नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती है, उसे लगता था कि नेताजी के बिना चश्मे असुविधा हो रही होगी। तो एक लाइन जो आती है वो अनुमान नहीं, सही नहीं था। उन्होंने ये वाला अनुमान नहीं सोचा था, ये तो मैंने तुम्हें अपने मन से बताया था, है ना। तो यही उसका आंसर होगा। बाकी तो वो तीनों चीजें सोचते हैं। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? पॉज करो और इसका आंसर बताओ। लाल पत्थर ग्रेफाइट, तो ये बनी थी बेटा संगमरमर की। किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी। अगला क्या है? हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों को किस प्रयास को सराहनीय बताया? सराहनीय बताया, बताओ किस प्रयास को इन्होंने सराहनीय बताया था? नेताजी की मूर्ति का साफ साफ करना नहीं, नेताजी की मूर्ति का रियल चश्मा लगना, हाँ यही वाला था। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर रियल चश्मा लगना है, इन्होंने इस काम को सराहनीय बताया था। अगला है, दूसरी बार चौराहे पर गुजरते वक्त हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर क्या अंतर दिखा? नेताजी की मूर्ति दूसरी बार लिखा है, पहले क्या बताया था? पहला था ये वाला फ्रेम वाला चौकोर, दूसरी बार कैसा था? गोल। नेताजी की मूर्ति के ऊपर रियल चश्मा लगा हुआ था। हाँ, इसमें क्या था? नेताजी की आंखों का चश्मा बदल दिया गया था दूसरी बार में। हालदार साहब ने किसे मजाक की चीज बनते हुए देखा था? सेवा भावना को, देशभक्ति को, परोपकार को, या बेटा मित्रता को? तो सेवा भावना तो नहीं थी, परोपकार भी नहीं था, मित्रता भी नहीं था, तो बचा क्या बेटा? देशभक्ति। जब तक पानी पियो, पूछ लेती हूँ मैं तुम लोगों से, तुम लोग भी तो बैठ के पढ़ रहे होगे ना जब क्लास मिलेगी। तुम लोगों को पता है, एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम ये वाली पानी वाली, मतलब ये बोतल से पानी मत पिया करो। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टील वाली पानी से, बोतल से पानी पीने लगूं। अगला क्या है? हालदार साहब ने नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में किससे पूछा था? मूर्तिकार से, पानवाले से, नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी से, एक आम नागरिक से? हालदार साहब ने नेताजी के ओरिजिनल चश्मे किससे पूछा था बेटा? पान वाले से। हालदार साहब ने कितने वर्षों तक नेताजी के बदलते चश्मे को देखा था? 1 साल, 2 साल, 3 साल? बेटा 2 साल तक। कितने अच्छे से बताया था मैंने, कितने? 2 साल तक देखा था। अगला क्या है? कुछ सालों बाद नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाना बंद क्यों हो गया था? क्यों हो गया था बंद, बताओ। चश्मे की कीमत ज्यादा हो जाने के कारण, चश्मा लगाने वाले कैप्टन के मर जाने के कारण, अब किसी और के इस विषय के बारे में रुचि न लेने के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताओ। चश्मा लगाने वाले कैप्टन के मर जाने के कारण। अगला क्या है? जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के पहली बार देखा, तब वे उसी समय इसके कारण क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उस समय पान की दुकान बंद थी, क्योंकि उस समय चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, क्योंकि वे जानना नहीं चाहते थे। तो बेटा ये दोनों ही सही है, इसका मतलब ये फोर्थ वाला सही है। हालदार साहब जीप रुकवाने के लिए क्यों चीख पड़े? क्यों चीख पड़े थे? क्योंकि उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख लिया था। लास्ट वाली लाइन, लास्ट पैराग्राफ याद करो। तो क्या है? नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा देखकर। समझ आ गया? मजा आया? अब हमारे एमसीक्यूज बेटा खत्म नहीं हुए अभी। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? पोपट हो गया है, तो मैंने सोचा सच में खत्म हो गए। अरे कुछ ज्यादा लाल टमाटर सी नहीं लग रही हो? पता है क्यों? क्योंकि मुझे एलर्जी हो रही है धूप से। अब कोई बोलेंगे मैम आपने ब्लश लगाया होगा इसलिए। अरे वो तो लगाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। स्किन मतलब पता है कैसी रेड रेड और फट रही है, हाथ पैरों में भी हो रहा है। कैप्टन के मर जाने की बात सोचकर आंखों में कुछ गिर जाने के कारण बच्चों के अंदर उत्पन्न देशभक्ति की भावना को जानकर वो इमोशनल हो जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न है
वो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, यही पेपर में आपके आते हैं, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ोगे तो लास्ट में तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा और अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक को क्या संदेश देता है। मतलब नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो लेखक उससे क्या संदेश देना चाहता है, तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, आजकल लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना घटती जा रही, कम हो रही है। ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक यह पाठ आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास करेगा, तुम्हारे अंदर डेवलप करेगा, देश के लिए प्यार। कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूर्ण बनाता है। तो बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य से हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखो इसमें थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है, तो तुम लोग क्या करना है, देखो अभी तुम लोग अगर कठिन वर्ड याद करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो उससे तुम्हें आगे आसानी होगी। क्योंकि पेपर में अगर तुम एक दो शब्द कठिन डाल दोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है, अभी जिन बच्चों के 98 97 रह रहे हैं वो 100 भी आ सकते हैं। तभी बोलते हैं कि हिंदी में कभी 100 नहीं आते हैं। तो अगर आपको पूरे 100 चाहिए तो आप कोशिश करो कि आंसर आप बहुत अच्छे लिखो, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, नेताजी के पाठ के आधार पर बताइए। क्यों बदल देता था, बताना जरा। कैप्टन अपने इन गिने चुने चश्मों में से एक फ्रेम श्रद्धा भाव से, किसी के लिए जो विश्वास होता है उसको श्रद्धा बोलते हैं। जैसे हमारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, जैसे तुम्हारी मेरे लिए होगी कि मैम हमें पढ़ा रही है, अच्छा ही होगा, इस टाइप की जो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम जैसा फ्रेम मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा फ्रेम न होने पर मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था। मतलब अब वो तो उसका तो घर पर इसी से चल रहा था ना। अब कोई ग्राहक आया, उसको नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वही लेना है, तो भाई अब वो क्या करेगा, उसके पास दूसरा पीस है नहीं, तो वो क्या करेगा, नेताजी से क्षमा मांगेगा और उसको उतार कर ग्राहक को दे देगा और फिर दूसरा फ्रेम लगा देगा उनको, और दूसरा फ्रेम लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति पर बार बार चश्मा बदल देता था। कैप्टन की इस हरकत से हमारे मन में उसके प्रति आदत और सम्मान के भाव आते हैं। आगे देखो, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है, क्या पता चलता है कि बच्चों के अंदर भी अभी देशभक्ति है। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि नेताजी की चश्मा रहित, मतलब बिना चश्मे की जो मूर्ति है वो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती। वे इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं, जो दिनों दिन अंकुरित, मतलब जैसे बीज होता है, पेड़ लगने से पहले उसके अंदर बीज लगता है धरती में, फिर वो थोड़ा सा निकलेगा, फिर और निकलेगा, फिर जब जाके वो पेड़ बनता है, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। तो क्या है, इसी कमी को पूरा करने के सरकंडे का, इससे पता चलता है बच्चों के अंदर देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। देशभक्ति बच्चों के अंदर पैदा हो रही है, जो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। आगे चलो, अगला है पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना, मतलब एक सिंपैथी भी है उसके अंदर। वो हंसमुख है, मजाक बनाता है, लेकिन वो एक सिंपैथिक मतलब इंसान भी है, उसको फर्क पड़ता है अगर किसी के साथ बुरा होता है। तो इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पान वाला एक हशोर स्वभाव का व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। एक और पान वाला कैप्टन मजाक उड़ाता है, तो दूसरी ओर उसके हृदय में उसके लिए प्रति संवेदनशीलता भी है, बुरा भी लगता है उसके लिए उसे। पान वाला एक हंसोड़ व्यक्ति होता है जो हंसता रहता है, ये मजाक बनाता रहता है, बात कहने से पहले वह हंसता है, माहौल को हंसमुख बनाने का वो प्रयास करता है। इस प्रकार वह खुश मिजाज व्यक्ति है। पान वाला कैप्टन को लंगड़ा और पगला कहकर एक ओर तो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन दूसरी ओर उसके हृदय में उसके प्रति संवेदनशीलता भी है। इसी संवेदना के कारण वह हालदार साहब को जब कैप्टन की मृत्यु, मरने की सूचना देता है या मरने के बारे में बताता है, तो वो भावुक हो उठता है और उसकी आंखें नम हो जाती है, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अगला क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए कि नेताजी की मूर्ति पर लगे असली चश्मे को देखकर हालदार साहब को मन में क्या विचार आया। क्या विचार आया था कि नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा देखकर हालदार साहब की कौतुक भरी मुस्कान सकारात्मक भावना से प्रेरित है। वे अपने हृदय की व्यथा मतलब पीड़ा को छिपाते हुए कह उठते हैं कि मूर्ति, चश्मा आदि के पीछे जुड़ी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनका यह प्रयास सराहनीय है, अन्यथा देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अतः हालदार साहब के हृदय में दोनों बातें व्यथा दिख पड़ती है कि आज इतना ही सही, किंतु आगे चलकर यह भावना रहेगी भी कि नहीं पता नहीं है ना। अगला देखो, नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पानवाली ने कैप्टन को पागल क्यों कहा होगा। क्यों कहा होगा? नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला व्यक्ति एक चश्मा बेचने वाला था। लोग उसे कैप्टन कहते थे, लेकिन पानवाले को उसका चश्मा बदलने का काम पागलपन लगता था, इसलिए उसने कैप्टन को पागल कहा। उसको कहा ये काम पागलपन लगता था कि यार ये चश्मा क्यों बदलता रहता है, पागल आदमी है। अगला क्या है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। व्यंग्यात्मक मतलब क्या मजाक बनाते हैं, ये तो कहा था कि वो लंगड़ा है, वो पगला है, तो आपको क्या लगता है ये सही था या गलत था? तुम्हें अपने विचार लिखने हैं। इसमें तो जो लिखा है, लेकिन ये तुम्हें खुद भी लिख के आना है। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा है, क्या हो जाएगा फौज में, पागल है पागल। नैतिक मूल्यों के, ये सब नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध मतलब कहते हैं कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। शारीरिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है ये, मतलब जो शारीरिक रूप से जो लोग कमजोर है उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई, गलत बात है ये। सर्वदा अनुचित ही नहीं, अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार, ये सारी बातें ना एक ही बात है, इन सब के मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों में कही गई। ये बात कहने का तरीका होता है। जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह एवं सहयोग व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हालदार साहब का हर बार कसेबे से गुजरते समय मूर्ति के पास रुकना क्या दर्शाता है कि नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ पर लिखिए। हालदार साहब का मूर्ति के पास रुकने के कई कारण थे। शुरू में हालदार साहब मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर देखकर उत्सुकता से रुके थे, फिर मूर्ति पर बार बार बदलते चश्मों को देखकर रुकने लगे। यहाँ भी चश्मे बदलने का कारण जानना चाहते थे और फिर कैप्टन के मर जाने पर मूर्ति पर चश्मा लगाना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने वहां नहीं रुकने का मन लिया, मगर कुछ दिनों बाद मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर एकाएक ना चाहते हुए भी रुक गए और भावुक हो गए। अगला कुछ नहीं, एक जो प्रश्न था 3rd नंबर का, कौन सा था, अपने विचार लिखिए, ठीक है, वो तुम्हें खुद करना है। उत्तर स्वयं लिख कर आए। मैं पता चेक करूंगी आज, मैंने उनको बोला है टीम को कि जो हमारी टेलीग्राम चैनल पे, और जब मैं मैसेज करती हूँ उसमें तो बच्चे उस पे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो काम नहीं कर रहा है। आज मैं शाम तक उसको करवा लूंगी, तो तुम लोग अपना होमवर्क यहाँ चेक कराओगे, भेजोगे उसमें फोटो फोटो तो भेज जाती होगी ना मैसेज के साथ साथ, तो करना तुम लोग, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए क्यूट सी स्माइल, आज मैं किटकैट नहीं लाई हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ अपनी फेवरेट। चलो ये मेरी किटकैट, ठीक है, तुम लोगों के लिए। तो आज की क्लास बेटा यहीं खत्म होती है। मजा आया? आज अच्छे से समझ में आया? ऐसा तो नहीं लगा बहुत फास्ट हो रहा है? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गए। बस बेटा इतना काफी है, बस मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगी, यहाँ, ठीक है। साथ में मिलके धमाल करते, धमाल नहीं एकदम धुआंधार कर देंगे सबको, जलने वाले जलते रहे और हम कर देंगे अदिति मैम इक्वल टू कुछ सालों में हिंदी। जो मेरा हिंदी के प्रति प्यार है ना, बस मुझे उसको बढ़ाना है। जैसे मैं करती हूँ अपने हिंदी सब्जेक्ट से प्यार, ऐसे तुम लोग करने लगो। चाहे वो तुम लोग नंबर के लिए करो, चाहे जितने दिनों के लिए करो, लेकिन करो। लो तुम्हारे लिए मैंने 5 स्टार दिए। लव यू। तो मजा आया? मुझे तो मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया क्लास को। जल्दी हमें लाइव क्लास मिले, मैं कोशिश करूंगी जुलाई तक आते आते हमें लाइव क्लास मिल ही जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद आता रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन मैं
मैंने शायद तुम्हें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होने दिया हो कि ये रिकॉर्डेड क्लास हो, तुम लोग मुझे ज़रूर बताना। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू क्यूटीज़।